नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके लिए। अमित शाह ने आज आजाद हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय तक सर्विंग होम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे लंबे समय तक। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो उनके ही नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पास था, जो वाजपेयी सरकार में होम मिनिस्टर रहे थे और उन्होंने 6 साल 64 दिन का कार्यकाल किया था पूरा होम मिनिस्टर के तौर पर। और आज अमित शाह साहब ने 6 साल 65 दिन पूरे कर लिए हैं। यानी उन्होंने अब तक के जो सबसे लंबा रिकॉर्ड था लाल कृष्ण आडवाणी का, उसे तोड़ दिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, आज है 5 अगस्त 2025। मुझे लगता है 5 अगस्त की तारीख अमित शाह जी के लिए शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख है, या कोई कनेक्ट ज़रूर है। आप याद कीजिए 5 अगस्त 2019, जब उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के एक राज्य का नक्शा बदल दिया था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी जब तक कि ये फैसला खुद उन्होंने ऐलान नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को संसद में, लोकसभा में होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की ऐलान किया था। उसकी घोषणा की थी कि वो धारा, जो अनुच्छेद 370 है, उसे हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, उसमें से लद्दाख को निकाल दिया गया। ये भी आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी स्टेट को उसका दर्जा घटाकर यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाने के तो मामले हैं, 5 राज्यों में ऐसा किया गया। हिमाचल प्रदेश को, अरुणाचल को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और मणिपुर को, जिनको यूनियन टेरिटरी से राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा को भी दिया गया 1987 में, जब गोवा दमन दीव थे तो उसमें से निकाल कर काव करके गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन ये पहला मौका था जब ये फैसला किया गया। और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन तो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास की, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। उससे कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर के नेता और हमारे विपक्ष के नेता ये कहते थे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में अशांति फैल जाएगी। आज 6 साल हो गए हैं, कश्मीर में खून की नदियां नहीं बही, लेकिन कश्मीर में विकास का काम शुरू हुआ, डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हुआ। वहाँ पर करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर प्रपोजल्स रखे गए और 50,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम चल रहा है, ऑपरेशनल हो गए हैं। करीब करीब 1,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री यूनिट वहाँ पर काम कर रही हैं। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। पत्थर फेंकने, स्टोन थ्रोइंग की, हड़ताल करने की, प्रदर्शन करने की, स्नैचिंग की, हथियारों को खींचने की जो होती थी, वो घटनाएं बिल्कुल ज़ीरो जैसी हो गई हैं। इस साल की जो सबसे बड़ी घटना हुई वो उनके लिए बड़ा दाग हो सकता है जीवन में, होम मिनिस्टर के तौर पर, वो थी पहलगाम की घटना, जब एक साथ 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, सिर पर गोली मारकर। तो बड़ी घटना है। लेकिन अमित शाह हेड ऑन लेने वाले लोगों में से हैं। जैसे ही ये घटना की खबर मिली, 2 घंटे में अमित शाह पहलगाम पहुंच गए थे। वो हेड ऑन लेते हैं, वो बचना नहीं चाहते। मणिपुर को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए, लेकिन अमित शाह वहां गए। मणिपुर में जितनी दंगे की घटना हुई, हिंसा चल रही थी, उस दौरान अमित शाह वहां पर गए। उस पर भी वो चर्चा करते रहे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया, तब भी उस पर बात हुई। तो एब्रोगेशन की जब बात हुई तो उस दिन 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये फैसला किया और लोकसभा में इसकी घोषणा की। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पर, उससे पहले भी उसके बाद भी, लगातार वो निगाह बनाए रखे रहे। वहाँ पर दर्जा बदला गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हुए, गवर्नर का पद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का हो गया। अब जब चुनाव हो गए तो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अभी जो पावर्स हैं, ऑफिशियल्स पावर्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स हैं और होम की पावर जो है,
सिक्योरिटी पावर है वो सेंटर के पास है, केंद्र सरकार के पास है, लेकिन वहाँ लगातार काम चल रहा है। आज बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद वहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा फिर से मिल जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि आज न कोई सौभाग्य से कोई बड़ी खबर मिलने की, मुझे कोई सौभाग्य यह है कि कोई खराब खबर वहाँ से नहीं मिलने वाली, और दुर्भाग्य यह है कि कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आने वाली। इसका मतलब साफ था, क्योंकि यदि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता तो होम मिनिस्टर को इसके लिए जरूर इन्फॉर्म किया जाता। जैसे एक शाम पहले 5 अगस्त 2019 के एक शाम पहले उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को इन्फॉर्म किया गया था कि जम्मू कश्मीर का दर्जा बदला जा रहा है। ये भी संयोग कहें दुर्योग कहें कि आज सत्यपाल मलिक जो उस वक्त गवर्नर थे, जिनके कार्यकाल में ये घटना हुई, उनका निधन हो गया है। बाद में सरकार और सत्यपाल मलिक साहब के बीच में काफ़ी दुराव भी हुआ, संबंधों में तनाव भी हुआ, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज उनका निधन हो गया। उनको भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। लेकिन मसला क्या है? सिर्फ 6 साल 65 दिन हो जाना, सबसे लंबे समय तक का होम मिनिस्टर होना, यही काफ़ी है? अमित शाह उन सबसे ताकतवर लोगों में से हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में आज नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर रखा जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास को देखूं तो 3 होम मिनिस्टर्स, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव साहब और चरण सिंह साहब, 3 होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या अमित शाह कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनने की संभावना दिखाई देती है। एक चीज़ और बताऊं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी से 1 साल सीनियर है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 1987 में कर ली थी, वो शामिल हो गए थे 1987 में। उसके 1 साल बाद नरेंद्र मोदी आए थे भारतीय जनता पार्टी, वो संघ में उसके रहे। हालांकि शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी उनके बड़े नेताओं में से रहे हैं। अमित शाह उनको बहुत मानते रहे हैं। जब पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था सरखेज से 97 में, तो भी नरेंद्र मोदी के कहने पर लड़ा था, और तब से आज तक करीब करीब 40 इलेक्शंस वो लड़ चुके हैं अमित शाह, और कोई इलेक्शन नहीं हारे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो शतरंजी राजनीतिक दिमाग है ना, उसकी एक वजह यह भी है कि वो गुजरात चेस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो शतरंज की राजनीतिक चालें उन्हें बेहतर तरीके से आती हैं। कोऑपरेटिव में उन्होंने मास्टरी हासिल की और उसी ने गुजरात में कांग्रेस की जड़ों को कमज़ोर कर दिया था, और आज कांग्रेस वहाँ नहीं है। गुजरात की पूरी राजनीति कोऑपरेटिव पर चलती है। उस पूरे सेक्टर को उन्होंने निकाल लिया कांग्रेस के हाथों से, बल्कि कहें कांग्रेस के जबड़े से उन्होंने खींचकर निकाल लिया। और जब वो अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 282 सीटों पर आ गई 2014 में, तो उसमें 71 सीटों का योगदान था उत्तर प्रदेश का, जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उस इलेक्शन में। और 2019 में 2014 के बाद राजनाथ सिंह जी के गृह मंत्री बनने के बाद जब वो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के रिकॉर्ड का सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, 303। और उन्हीं के कार्यकाल में जब वो अध्यक्ष रहे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी, जब 9 करोड़ से ज़्यादा वोटर हो गए थे। अमित शाह का करियर तब भी शुरू हुआ जब वो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट के चुनाव मैनेजर, इलेक्शन मैनेजर बने थे। उसमें उन्होंने जीत हासिल करवाई थी। और जब वाजपेयी जी वहाँ से लड़ने गए, तब भी अमित शाह वहाँ पर इलेक्शन मैनेजर थे, और उन्होंने कहा था कि आपको गांधीनगर आने की ज़रूरत नहीं, ये मैं चुनाव जिता कर दूंगा। और 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई, तब भी 7 लाख वोटों से जीत हासिल की अमित शाह ने गांधीनगर में। 10 लाख से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। ये सब बातें तो बहुत सारी हो रही है। उनके लिए कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था किसी मित्र को कि यदि वो जेल नहीं जाते, आपको याद होगा कि उनको जेल हो गई थी, वो घटना तो याद होगी, जेल वो रहे, तो यदि वो जेल नहीं जाते तो केंद्र की राजनीति में नहीं आते, क्योंकि जेल हो गई और जेल होने के बाद उनको तड़ी पार कर दिया गया। वो घटना मुझे याद आती है कि इसका जिक्र किया गया, वो घटना है 2010 की। 2010 में उनको
तड़ी पार करने का आदेश दिया था गुजरात हाई कोर्ट ने। वो था मामला किलिंग का, सोहराबुद्दीन का, 2010 का। और उस समय गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब ने 29 अक्टूबर 2010 को बेल दी और नेक्स्ट डे कोर्ट ने कहा, कोर्ट बंद था उस दिन, और उस दिन जस्टिस आफ्ताब आलम ने उनकी पिटीशन को सुना उनके खिलाफ और उनको गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। उन्हें तड़ी पार घोषित कर दिया गया और वो 2 साल तक गुजरात के बाहर रहे, तड़ी पार रहे। फिर 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2012 में उन्हें जमानत दी, तब वो वापस गुजरात लौटे। तो वो 2 साल दिल्ली में रहे और केंद्र की राजनीति को और देश भर की राजनीति को उन्होंने समझा। इस दौरान उन्होंने देश भर में यात्राएं भी की, राजनीति को भी समझा और जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उनके दर्शन भी किए। शिव के उपासक हैं अमित शाह, सोमनाथ बोर्ड के में भी हैं वो शामिल, तो उनको लगातार ये माना जाता है। तो सवाल आज ये हो रहा है कि 6 साल 65 दिन सबसे लंबे होम मिनिस्टर को क्या प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल पाएगा? उनसे जो सीनियर उनकी पार्टी में थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको 6 साल 64 दिन होम मिनिस्टर रहे थे। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बने लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। अमित शाह के जो रोल मॉडल हैं सरदार पटेल, वो देश के पहले गृह मंत्री थे लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और बहुत सारे लोग आज भी सवाल करते हैं कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर दूसरी होती। खैर ये तो अलग विवाद का विषय है। लेकिन नागपुर से एक खबर आई, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन नागपुर से कहा गया कि संघ के लोग, संघ हाईकमान अमित शाह जी से खुश नहीं है। संघ हाईकमान अमित शाह जी से खुश नहीं है, इस तरह की खबर, या आप कह लें कि अफवाह, क्योंकि मुझे कोई कंफर्म नहीं करके दे रहा, लेकिन ये चर्चा चल रही है। तो इस तनातनी के बीच में ये भी खबर चल रही है कि बीजेपी में बहुत सारी चर्निंग हो रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर, अध्यक्ष के नाम को लेकर, उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर, बहुत सारी चीज़ों पर, और कई राज्यों के अध्यक्षों को लेकर भी लगातार चर्निंग हो रही है। और संघ और बीजेपी के बीच थोड़ा सा तनाव बना हुआ है। और उस बीच में ये खबर भी कि आरएसएस हाईकमान अमित शाह जी से खुश नहीं बताया जाता है। लेकिन उस दौरान ये चर्चा भी हो रही है कि क्या किसी दिन नंबर 2 नंबर 1 बनेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।